नाजरीन 2013 कराची की तारीख का एक बदतरीन साल था जिसमें 2700 अफराद लुकमाए अजल बन गए। जब हमने कुछ तो खूं का बाजार इस तरह से गर्म देखा तो फिर उसके बाद सोचा गया कि आखिर ऐसी कौन सी तदबीर की जाए कि इस खून खराबे को, लोगों के जानों की ज़ाया होने को रोका जाए। ये तजवीज़ दी गई और फिर तजवीज़ पर अमल किया गया कि रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए शहर कायद, उनके इख्तियारात में इजाफा किया जाए, मुख्तलिफ कवानीन की तरामीम हुई। इसके साथ साथ जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो कराची की स्टेक होल्डर सियासी जमातें हैं, वो मिल बैठे और वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि रेंजर्स को इख्तियारात भी दिए जाएंगे और रेंजर्स को सपोर्ट भी किया जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि बतदरीज वायलेंस में कमी आई, बतदरीज शहर का अमन आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता हमें नजर आया और फिर ये हमने सदाएं सुनी कि अब अमन जो है वो अपने जो ऑपरेशन है वो अपने फाइनल मराहल तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये आवाज़ भी उठाई गई कि जो ऑपरेशन चल रहा है कराची में, उसमें उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उसमें उन्हीं के लोगों को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। तो नाजरीन, अब सूरत हाल यह है कि कराची में रेंजर्स की जो इख्तियारात है और उनका जो क़याम है उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। उसमें तौसी के मामले पर फ़िलहाल कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आई है। नाकदीन ये भी कहने कि पीपल्स पार्टी शायद ऐसा चाहती नहीं है कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अभी ना ही इकरार किया है ना ही इनकार किया है, जबकि सिर्फ ये कहा गया है कि इस सिलसिले में आला क़यादत से मुशावरत जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सुना कि सैयद कायम अली शाह एक अहम मीटिंग में इस वक्त मौजूद हैं, जबकि जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध को दुबई तलब भी किया है ताकि इस सिलसिले में बात हो सके। यही मौजू रहेगा नाज़रीन कि क्या रेंजर्स के बगैर कराची में अमन मुमकिन है, किस हद तक ये अहम है और इस पर जो स्टेक होल्डर जमातें हैं कराची की उनका क्या मौक़िफ़ रहेगा। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सैफ यार खान साहब जिनका ताल्लुक पाक ज़मीन पार्टी से है, उनके आप रहनुमा हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सलाहुद्दीन हैदर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले पीपल्स पार्टी के बारे में जो एक तासुर उभर के आ रहा है कि अब की बार शायद वो रिलक्टेंट है इस वजह से कि चूंकि पाकिस्तान सिंध रेंजर्स ने अपने ऑपरेशन का दायरा इंटीरियर सिंध तक फैलाया, जिसका पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि उसको मैंडेट हासिल नहीं है, उसको जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें कराची की हद तक उनको महदूद रखे जाने का कहा गया है। यही वजह है कि आप अब की बार थोड़े से हिचकिचा रही है पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के रेंजर्स के इख्तियारात में उनके क़याम में तौसी नहीं की जाएगी। थैंक यू अली हैदर साहब। सारी दुनिया में और पाकिस्तान में मुल्क जो है रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं और ये जो पाकिस्तान बना था तो 1935 का एक्ट था जिसके तहत ये पाकिस्तान बना और ये चीज़ें 1935 के एक्ट में भी है, पाकिस्तान के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, 18 अमेंडमेंट में भी है और इस वक्त जो है फॉर्चुनेटली इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट है। तो जो पार्लियामेंट में जो भी पार्टी है वो नेचुरली वो सलाह मशवरे करती है और जो रूल ऑफ लॉ के तहत चीज़ें होंगी, नेचुरली अमन अमान तो हर आदमी चाहता है, मगर क्रेडिट सबको जाता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रेडिट जाता है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, पुलिस और रेंजर सबको जाता है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि फ़लाने की वजह से, फ़लाने फ़र्द की वजह से, फ़लाने इदारे की वजह से कोई अमन अमान हुआ। सिंध पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, दीगर रेंजर्स की वजह से अमन नहीं हुआ क्या करीम साहब? और मेरी बात सुने। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस चीज़ को जो है मैंडेट दिया और रेंजर ने भी की है, पुलिस ने भी की है, दीगर इदारों ने भी की है। तो ये कहना कि सिर्फ एक इदारे की वजह से हुआ है, सो आई डिसएग्री विथ यू। यहाँ सबके और ये फैसला जो है पार्लियामान करेगा। मैंने तो नहीं कहा ये कोई रूल ऑफ लॉ, तो ये सवाल था, ये मेरी राय नहीं थी सर, ये मेरा सवाल था। That was my question. That was not my opinion. मैंने आपको जवाब दे दिया जो
नहीं, ये हमारा जवाब हमने आपको दिया कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ फैसले आगे बढ़ते हैं, जो स्टेक होल्डर है उनसे आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अर्ज ये है क्या जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, और जाहिर तौर पे आप उनसे राब्ते में रहते हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और सिंध हुकूमत जो है, आपको लगता है कि कराची के हालात अब इतने बेहतर हैं कि जो मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे जो पुलिस है वो अब शहर का अमन संभाल सकती है, उसको मेंटेन रख सकती है, अब रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है? देखें, बहुत सी चीज़ें जो है ये अगर ज़ाती होगी कि हम ये कहें कि सिंध पुलिस की कोई उसमें फीडबैक नहीं है, मेजर जो है या जो कार्रवाइयाँ हुई हैं टेररिस्टों के ख़िलाफ़, उसमें सिंध पुलिस के जवान शहीद भी हुए हैं और उन्होंने कल्प्रिट्स को पकड़ा भी है और वो शिद्दत से मुकाबला भी कर रहे हैं, रेंजर भी कर रही है और दीगर इदारे भी कर रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि फलाने की वजह से और फलाने इदारे की वजह से ही सारा हुआ है। सबकी मेहनत है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है और ओनरशिप हमने दी है। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है और ये सारे पाकिस्तान में जॉइंट एफर्ट है और यही चीज़ नेशनल इलेक्शन प्लान में भी सबकी ओनरशिप है, सब और ये सेम जो है ज़रबेस में भी सब इदारे शामिल है। सब सवाल तशना रह गया, मैंने अर्ज ये की थी आपकी खिदमत में कि क्या आपको और सिंध हुकूमत को आपको लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग देखिए रेंजर्स को इख्तियारात जब दिए गए उस दौरान ये भी कहा गया कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाएगा ताकि जब अमन कायम हो जाए तो उस अमन को मेंटेन रखने में जो आपका सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है पुलिस और दीगर ऐसे इदारे वो आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारियां संभालें। तो क्या आपको लगता है अब पुलिस की वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है, अब वो वक्त आ चुका है? रेंजर्स हमारे पास 22 साल से बैठी है और ये को अभी 3-6 महीने से नहीं आई है, 22 साल से बैठी है। सिंध की पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग है, वेपन्स हैं, जदीद हथियार हैं, जो चीज़ें वो मांग रहे हैं, अपराइट ऑफिसर्स हैं और जो अपराइट ऑफिसर्स नहीं इस सूबे के, वह दूसरे सूबों के जो ऑफिसर्स हैं हम उसको तैनात कर रहे हैं। तो निस्बतन वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये तो ज़ाती होगी कि हम कहेंगे अब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। और ये रेंजर्स, लेकिन सर अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हुई होती तो 22 साल तक रेंजर्स को वहां बैठना ना पड़ता, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश की होती तो 22 साल तक रेंजर्स को रुकना ना पड़ता। खैर ये अब हमारी डिबेट अब एक्सपैंड हो रही है, हम आगे बढ़ेंगे जी। हमें एमकेएम के जो रहनुमा हैं उन माजरत के साथ पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सैफ साहब आप क्या कहेंगे? 2 डेवलपमेंट्स हुई, एक कल डेवलपमेंट हुई जिसमें आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा वो गिरफ्तार हुए, उनकी जमानत मंसूख हुई और अब रेंजर्स के इख्तियारात में फिलहाल तोसी लटक चुकी है, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। किस हद तक अहम समझते हैं, क्योंकि आप तो जो है ये इस बात को पाक सरजमीन पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है इस ऑपरेशन को सराह भी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका कि पाक सरज़मीन का मौक़िफ़ जानने के लिए आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले बात मैं अनीस कैमखानी भाई की बात करूं। अनीस कैमखानी भाई का जिस केस में कल उनकी ज़मानत मनसूख हुई है उस केस से इनका कोई किसी किस्म का भी, मैं हल्फिया कहता हूँ, कोई ताल्लुक़ नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे वकला हैं और उसका फैसला तो अदालत कर लेगी, जल्द हम कानून का दरवाज़ा फैसला अदालत कर लेगी है, जल्द इसका इंशाअल्लाह बिल्कुल जी बिल्कुल उसका अदालत फैसला करेगी और इंशाअल्लाह वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। दूसरी जहाँ तक आपने बात की रेंजर्स के इख्तियारात की, मेरे भाई जो सेनेटर बैठे हैं ख्वाजा साहब, इन्होंने कहा कि पुलिस का किरदार भी साथ साथ है, इससे कोई डिनाई नहीं करता, सराहते हैं हम पुलिस का किरदार, लेकिन देखना ये है कि पुलिस के किरदार जब वाज़े हुआ जब रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ताउन ज़रूर कर रही है लेकिन ऑपरेशन रेंजर्स कर रही है। यहाँ तहरीक तालिबान और दीगर जहादी तंजीम के एलिमेंट दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज रेंजर्स के इस ऑपरेशन की वजह से कराची में अमन अमान आया और इसका इफेक्ट कराची से बाहर निकलकर भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ इतने बाख्तियार बनाया जाए रेंजर्स को कि वो न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में भी कराची से बाहर निकलना चाहिए रेंजर्स को। आप समझते हैं, आपकी पार्टी समझती है कि कराची से बाहर निकलना चाहिए रेंजर्स को, इंटीरियर सिंध तक जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए अब
इस मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, जो ख़तरात मंडला रहे हैं और जो अफवाज पाकिस्तान जो ऑपरेशन कर रही है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आके ये पनाह ले लेते हैं, जिन इलाकों में, जिन शहरों में आ जाते हैं, तो वहाँ रेंजर्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। देखिए, ये जो पुलिस की बात करता है, कौन इससे डिनाई कर रहा है कि पुलिस अपना काम नहीं करती, लेकिन पुलिस के कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक्टिव होकर काम करते हैं, कुछ नहीं। हर जगह का एक छोटी सी मिसाल मैं पेश करूं कि टीचर का काम टीचिंग करना होता है, प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपली करना होता है, उसको बाकी टीचरों को मैनेज करना होता है। तो ऐसे इदारे होते हैं ना, पुलिस का अपना काम होता है, रेंजर्स के पास उससे ज्यादा सोर्सेज होते हैं, उससे ज्यादा मालूमात होती है, उससे ज्यादा ट्रेन होती है। तो मैं एक बात कहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे सलाउद्दीन साहब की जानिब। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन रखा था, सवाल रखा था करीम साहब, ख्वाजा साहब के सामने, वो यही था कि देखिए, रेंजर्स जो है वो ताअब्द रहने के लिए नहीं आई है, वो उस दौरान इसलिए आई है ताकि डिटेरिएटेड हालात को ठीक किया जाए, उसके बाद इंतजाम दोबारा पुलिस के हवाले हो, पुलिस अमन अमान को मेंटेन रखे। आपसे मैं यही पूछूंगा, आपके सामने तमाम इवेंट्स हुए हैं, आपकी पार्टी के लोगों के सामने हुए हैं, क्या इस दौरान आपके पास एक विंडो थी कि रेंजर्स के पास इख्तियारात हैं, वो काफी काम आपका कर भी रहे हैं, उस दौरान आप पुलिस को ट्रेन भी कर लें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर लें, क्या आपने उस विंडो से, उस स्पेस से फायदा उठाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कर रहा हूं। देखें, आप छोटी सी मिसाल ले लें ना, अभी जो मैच जीता पाकिस्तान टीम ने, मैं एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूं, जो ट्रेनर जिन्होंने इनको ट्रेन किया था, उन्होंने वहां एक्सरसाइज की ना जीतने के बाद, यानी उन्होंने भी इसको माना कि अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग इन इदारों के लोगों को अगर रेंजर्स दे देगी तो उसके बाद आप नहीं है, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, शहर में अमन अमान कायम हुआ है, लोगों क्रिकेट ठीक हो सकती है तो ये भी ठीक हो सकता है, होना चाहिए ना, वहां पे भी आए दिन अफवाह की वारदातें, सब कुछ सही हो सकता है। देखिए, सिंध में होना चाहिए ऑपरेशन, ये कहना है पाक का ज़मीन पार्टी का। ठीक है, फिर वही मैं बात सलाहुद्दीन हैदर साहब, सर आपने दोनों लीडरान की गुफ्तगू भी सुनी है, अब ये एक नई बहस है कि जनाब, पहले एक बहस थी, क्या सिंध रेंजर्स जो है वो इंटीरियर सिंध तक उनका दायरा कार, उनका दायरा इख्तियार बढ़ाया जाए, वो बहस मेरा ख्याल है शायद पसे पुश चली गई। अब नई बहस ये आ गई है कि क्या ओवरऑल कराची में जो सिंध रेंजर्स को इख्तियारात हासिल थे वो भी अब क्या दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये आप किस तरह देखते हैं? अगर फर्ज करें ये मामला लटका रहता है या फिर ऐसा फैसला आ जाता है कि रेंजर्स के बस बहुत हो गया, ठीक है अब पुलिस संभालेगी, तो फिर कराची के हालात किस तरह देखते हैं आप? देखिए, इस आपके सवाल का जवाब वफाकी वज़ीर दाखिला दे चुके हैं। उसकी वजह, कल उन्होंने एक लेटर ख़त इरसाल किया वज़ीर आला सिंध को, जहाँ उन्होंने ये कहा कि रेंजर के की तौसीक इख्तियारात में तौसीक कर दिया जाए, उनके रहने सिंध के अंदर जो इख्तियारात ख़त्म हो गए 19 जुलाई कल रात को, उसमें वसी तौसीक कर दी जाए, वरना कराची ऑपरेशन पे और अंदरूनी सिंध ऑपरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये जवाब वज़ीर दाखिला वफाकी हुकूमत कह रही है, हम नहीं कह रहे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ जो बहस जारी है उस पर थोड़ा सा मैं भी दो जुमले कह दूँ कि पुलिस की कारकर्दगी पे सिंध में एक सवालिया निशान है, बल्कि मेरे नज़दीक पूरी सिंध हुकूमत के कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान के चारों सूबों में सिंध की इंतज़ामिया सबसे नाकारा तरीन हुकूमत है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वज़ीर आला सिंध जनाब कामिल अली शाह साहब ने कल लाड़काने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा था कि रेंजर्स को सिर्फ 4 चीज़ों में हैंडल करने के लिए इख्तियारात कराची में दिए गए और कहीं नहीं दी जा सकते, सिंध में पुलिस काम करेगी। तो सवाल ये है कि आप सिंध कराची का सिंध का हिस्सा नहीं है या सिंध कराची का हिस्सा नहीं है, तो ये तमीज़ आखिर क्यों की जा रही है? जब कराची के सूबे की बात होती है, जब कराची में अलग करने की बात होती है, तो ये चिरागपा हो जाते हैं पीपल पार्टी वाले और जो जितने मेरे दोस्त हैं। तो फिर जब कराची से आप तफरीक करेंगे, तमीज़ करेंगे कराची और सिंध के अंदर, तो लामहला एक नाकामी महरूमी का एहसास कराची में पैदा होगा कि हमें टारगेट किया जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सिंध की पुलिस में अच्छे अफसरान भी हैं, बुरे अफसरान भी हैं। और आप ये बताइए कि चीफ जस्टिस का आगाज़ कराची से होता है, सिंध के पुलिस के आईजी साहब ये फरमाते हैं 2 दिन पहले तक कि कराची में वो मौजूद हैं,
बैरिस्टर उनके नाम, बेटे का नाम जो है ख्वाजा साहब का इंटरव्यू उन्होंने दिया, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा। अब उसके बाद उसी के 24 घंटे के अंदर आर्मी उनको टांग से DI खान से रिकवर करती है, डेरा इस्माइल खान से। तो ये किसकी बात मानी जाएगी? कराची के पुलिस को तो, IG को तो किसी किस्म का क्लू था ही नहीं इनके बारे में। तो इनकी कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। इनको तरबियत की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि आप पुलिस या किसी भी इदारे में तादाद या क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी या तरबियत पे इंहिसार करें। महज पुलिस की नफरी बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, मसाइल नहीं हल होंगे। जो आपके पास नफरी मौजूद है उसको VIP ड्यूटी से हटाएं, जहाँ 50-50, 60-60 लोग VIP ड्यूटी पे एक मिनिस्टर और एक गैर सरकारी लोगों के साथ चलते हैं, जो उनकी सिर्फ MNA है या नॉन पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास सरकारी अहमियत कोई नहीं है, उनके साथ सिक्योरिटी पे चलते हैं। उनको आपको तादाद रिव्यू करना पड़ेगा पॉलिसी को। ये वज़ीर-ए-आला साहब का काम है, सिंध का भी ना काम है, समझ गए आप? दूसरी चीज, एक और चीज ब्रेक लेनी है। पुलिस आपके जो एक एक जुमला क्या है, पुलिस की तरबियत पे आपको बहुत मेहनत थोड़ा सा करनी मैं माजरत के साथ कता कलामी कर रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक लेता हूं और आर्ट्स हैं वो मैं ख्वाजा साहब के सामने रखूंगा। और यहां पे एक चीज ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि कुछ मुद्दा जो है वो स्टैब्लिश कर लें कि हम उसके बाद क्या बात करेंगे। नाजरीन, पीपल्स पार्टी को क्या ऐसा लगता है कि अगर इंटीरियर या फिर इंटीरियर सिंध तक रेंजर्स के इख्तियारात को बढ़ाया जाना और रेंजर्स का इंटीरियर सिंध के हद तक और दीगर इलाकों की हद तक ऑपरेशंस करना, पीपल्स पार्टी को क्या ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, या फिर पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध की पुलिस पर इस हद तक एतमाद करती है कि अगर वहां पर मसाइल जो जन्म ले रहे हैं, जैसा कि DG रेंजर साहब ने भी कहा कि लोग कराची से भागते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दहशतगर्द हैं और फिर इंटीरियर सिंध में पनाह ले लेते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को ऐसा लगता है कि इंटीरियर सिंध की पुलिस इतनी कैपेसिटी रखती है कि उनको रोक सके, उनको पकड़ सके, उनका इंसदाद कर सके, जबकि एक मेट्रोपॉलिटन शहर कराची की पुलिस ये कैपेसिटी नहीं रखती? तो क्या सिंध हुकूमत को इतना एतमाद है इंटीरियर सिंध की पुलिस पर? एक ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। ख्वाजा साहब, आप सेनेटर हैं और सिंध गवर्नमेंट का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो मैं सवालात आप ही से करूंगा। अच्छा, ये जो कहा जाता है और रेंजर्स का क्लेम है कि कराची में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो खतरनाक एलिमेंट्स, दहशतगर्द एलिमेंट्स वो भागकर इंटीरियर सिंध में जाके छुप जाते हैं, पनाह ले लेते हैं, आप एग्री करते हैं इससे? क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा होता है? ये ऑपरेशन मॉडलिटीज़ है, इसका जवाब सिंध की पुलिस दे सकती है। मैं स्किल्ड सिपाही नहीं हूँ, नहीं मैं पुलिस का जो तर्जमान हूँ। ये कोऑर्डिनेशन जो है 3 इदारों के दरमियान है, जिसमें पुलिस है, रेंजर है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है। तो उनकी अब आपस में इस हवाले से कोऑर्डिनेशंस हैं। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि ये जो 3 साल पहले जो सिंध में ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कहने पर हुआ, और ये जो 4 चीज़ें जो कायम अली शाह ने कल की है, इसी बुनियाद पर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ राज़ी हुई थी, जिस पर कराची में ऑपरेशन चल रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि अब जो फैसले होने हैं वो सिंध गवर्नमेंट अपने जो मुशावरत कर रही है और जो पार्लियामान के हवाले से फैसले होंगे, जो हम समझेंगे बेहतर हम वो करेंगे। जहाँ तक अंदरूनी सिंध का ताल्लुक है, तो अंदरूनी सिंध में आप जाकर रात को ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी टेररिज्म नहीं है, वहाँ एक्सटॉर्शन वाला चक्कर नहीं है, ये चीज़ें तो अखबार में आ जाती है। जहाँ तक चौधरी निसार का ताल्लुक है, तो मैं ये कहूँगा कि जो नॉन स्टेट एक्टर जादीज जो पंजाब में, सारे पंजाब में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जाकर करें, उनको अरेस्ट करें। उनकी वजह जो भी हमारे
हाँ जी, ब्रेक के बाद हाजिर हैं और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा सैफ यार खान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ भाई, मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक प्राइवेट टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन और रेंजर्स जो ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या मतलब आप उससे मुतमईन हैं या सब ठीक है, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था, ये अल्फाज में बेशक आप बाद में देख भी लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि इस ऑपरेशन में सब ठीक नहीं है। मैं ज़रा चाहूँगा कि आप बतौर उनकी पार्टी के मेंबर ज़रा इसको एलैबोरेट कर देंगे, ये सब ठीक नहीं है, क्या क्या ठीक नहीं है और कितना कुछ है जो आप समझते हैं कि वो ठीक है। देखिए, सब ठीक से मुराद उनकी खुदा न खास्ता ये नहीं थी कि रेंजर्स जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रही। देखिए, सब ठीक से मकसद ये है जो ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं जहाँ पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हम समझते हैं कि जो इसके मेन किरदार हैं, अगर उनको नहीं पकड़ा जाएगा, उनको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा और नीचे आम लोगों को या नीचे के कारकुनान को जो उस फैक्ट्री से बन के निकले, उस फैक्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा, उस मशीन को बंद नहीं किया जाएगा जहाँ से ये क्रिएट हो रहे हैं, तो ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचेगा और कराची के अवाम को भी रिलीफ नहीं मिलेगा। कारकुनान जो MKM से वाबस्ता कारकुनान थे, वो एक फैक्ट्री बन रही हुई है, वहाँ से निकलना है और रेंजर्स यकीनी तौर पे वो किसी न किसी केस में इन्वॉल्व हैं, उनके कुछ ना कुछ खताएं हैं, गलतियां हैं जो उन्होंने उनकी उस वक्त के जो उनके जो कायद हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके कहने पे जो रॉ के एजेंट है, जो रॉ से फंडिंग है जिनको, वो ये तमाम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और अगर कहीं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है तो हम तो उनसे मिले भी, हमारे कायदीन मिले भी और उन्होंने जिसको बताया भी कि भाई इसको इस तरीके से किया है। मैं दीगर पार्टियों से भी ये कहता हूँ कि ब्लेम गेम ना करें और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ना करें। पाकिस्तान के अवाम को, कराची के अवाम को और रिलीफ चाहिए, सिंध के अवाम को रिलीफ चाहिए, इंटीरियर सिंध के अवाम को रिलीफ चाहिए, उनको अमन अमान चाहिए। उसके लिए हमें मुश्तरका तौर पे पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के सूबे पे ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। वो भी हमारा हिस्सा है, पंजाब भी हमारा हिस्सा है, सिंध भी हमारा हिस्सा है, कराची भी हमारा हिस्सा है, फाटा भी हमारा हिस्सा है। हमें मिलकर इस पर मुत्तफक होकर काम करना चाहिए और अगर कहीं किसी से शिकायत भी है, ना कि इख्तियारात ख़त्म कर दें। कल को अगर देखें, इसको पॉलिटिसाइज ना करें ना रेंजर्स को। मैं एक सवाल उठाता हूँ, क्यों ये एक्सरसाइज पहले क्यों नहीं हो जाती कि इनको एक्सटेंड किया जाए, एक दिन पहले क्यों नहीं आती? ये 12 तक बजते हैं, रात को ख़त्म हो जाती है, फिर 3 दिन 4 दिन ये इशू चलता है। पहले से दुबई पे मीटिंग है, पहले से लंदन में मीटिंग है, पहले से इस्लामाबाद में मीटिंग है, पहले से सदा तो यहाँ पर नहीं रहना ना, तमाम चीजें पूरा होना चाहिए। काम भी ये नहीं है, उन्होंने सदा यहाँ पर रहना नहीं है, लेकिन क्या बेहतर ना हो कि हम अपनी पुलिस को इतना बेहतर कर लें जिसका असल में ये काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। मेरे प्यारे भाई, एक तरफ सारी चीजें अली भाई लाइन अप हो जाए ना, जब चीजें लाइन अप हो जाएं, जब हमारी पुलिस डिपॉलिटिसाइज हो जाए, फिर जो ये चीजें अगर की जाए तो बेहतर है। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 दिन पहले एक्सरसाइज क्यों नहीं 22 साल में कुछ नहीं हो सका, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले एक्सरसाइज कर लें, 2 दिन पहले एक्सरसाइज करके बड़ी जी। 22 साल में क्या, पाकिस्तान बनने के बाद से हम ये देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान बनने से देखें, मैं बोल रहा हूँ अब फैसला करना है ना उन इदारों को और उन लोगों को, उन पार्टियों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के अवाम से हमदर्दी रखते हैं, जो हकीकतन चाहते हैं यहाँ से करप्शन ख़त्म हो जाए, यहाँ पे अमन अमान हो, ये मुल्क तरक्की करे, तो हम सबको एक पेज पर आना होगा और बड़े अहम फैसले करने होंगे। देखें, गिरफ्तारियां होती हैं नीचे कारकुनान की, किसी भी सियासी पार्टी के कारकुनों, गिरफ्तारियां होती हैं छोटे जराइम में पकड़े जाते हैं, जो मुजरिम भी पकड़े जाते हैं छोटे जराइम में, करप्शन भी होती है तो छोटे पकड़े जाते हैं। साहब पकड़े गए हैं, अनीस खान खानी साहब पकड़े गए हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब पकड़े गए हैं, पीपल्स पार्टी से कादर पटेल साहब धर लिए गए हैं। और आपको क्या चाहिए? आप मतलब क्या आप, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ करिए कसूरवार है, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, लेकिन सामने तफ्तीश किया गया इनको। अली भाई, ये तीनों देखें, वो उन दो का ताल्लुक हमारी पार्टी से नहीं, यानी इस्काम खानी भाई और मैं रऊफ सिद्दीकी और वसीम का भी बोलता हूँ, मुझे यकीन है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जिस केस में पकड़ा गया ये इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये अदालतें फैसला करेंगी
उसके प्रूफ है। मैं वसीम अनीस कैम खानी भाई नहीं, मैं किसी की इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे ये एस्टैब्लिश जरूर करूंगा कि देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी करने वाले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या फिर जीआईटी के लोग अगर बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालते, तो मैं समझता हूं कि अब ये बात करना शायद गलत होगा इस वाकये के बाद। डॉक्टर आसिम को देख लीजिए, गलत सही बात की बात है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, जो मैं तो हर केस की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉपर एक केस की बात नहीं कर रहा ना। और ये जो अनीस कैमखानी को जिस केस में किया है, ये हो ही नहीं सकता। देखिए उनके पास 46 एमपीए थे, 25-26 एमएनए थे और उनके पास वुज़रा थे, तो आया वो क्या अनीस कैमखानी खुद फोन करते होंगे? अगर कई ऐसी बात भी है तो क्या खुद फोन करते होंगे? वो तो डिप्टी कन्वीनर थे पार्टी के उस वक्त। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यकीनी तौर पे जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हो उनको बैठ के दूर करें, ना कि उनके इख्तियारात स्लेव किए जाएं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को पाबंद किया जाए कि भाई इसको करो, ये काम करो, ये काम नहीं करो, इसको गिरफ्तार करो, इस छोटे वाले के में कर लो, बड़े वाले को नहीं करो, बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे को कर लो। ये नहीं हो, इस इलाके को छोड़ दो, उस इलाके में कर लो, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए जो पॉलिटिकल अगर कोई इसमें वजूहात हैं, इसमें जो बड़े इन्वॉल्व हैं, जो छोटों को क्रिमिनल बना रहे हैं, उन पे जरूर हाथ डालना चाहिए, उनको बैंड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सैफ साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी को इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे कुछ सवालात हैं वो पूछ, और कोशिश करूंगा कि हम इस प्रोग्राम के अंत तक एटलीस्ट अपनी देखने वालों को, अपने हमारे जो नाजरीन हैं उन तक कुछ ऐसा मैसेज पहुंचा सकें कि ये कोई ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा, खासतौर पे कराची के रहने वालों के लिए, सिंध के रहने वालों के लिए, कि अल्लाह ना करे कोई नाउमीदी नहीं है, कोई डिस्पेयर नहीं है, चीज़ें हालात बेहतर हो जाएंगी, वहाँ पर एक गवर्नमेंट मौजूद है जिनको आप ही ने चुना है, तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। और नाज़रीन, खबरें आ रही हैं, टिकट्स भी आप देख रहे होंगे कि कल इस बात का इम्कान है ज़राए के मुताबिक कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सीएम सिंध साहब, जबकि लंदन से ज़रदारी साहब दुबई पहुंच रहे हैं एक दिन के लिए, और इसी इशू यानी रेंजर्स के ख़रात में और क़याम में तोसी के इशू पर कल बात होगी और कोई फ़ैसला जो है वो मुतवक्के है, फ़ैसला हो सकता है। ख्वाजा साहब, अब जो लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल को, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर ये मामला जल्द हल ना हुआ तो इससे कशीदगी बढ़ेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट और रेंजर्स के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी, या फिर सिंध गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान इस इशू को लेकर के कशीदगी बढ़ेगी? अव्वल तो अली हैदर साहब, सिंध गवर्नमेंट, रेंजर और पुलिस, दीगर इदारे, इसमें कोई कशीदगी नहीं है। लास्ट टाइम आर्मी चीफ जब आए थे, वज़ीर आला सिंध को उन्होंने क्रेडिट दिया था, जो न्यूज़पेपर जंग ये डॉन है उसमें रिपोर्टेड है, आप भी गूगल से देख सकते हैं। जहाँ तक कशीदगी बढ़ाना है तो वो चौधरी निसार को शौक है। चौधरी निसार जो है वो कशीदगी सिर्फ चौधरी निसार साहब को या फिर आप उनकी क़यादत को भी इसके जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, चौधरी निसार, क्योंकि चौधरी निसार बड़े एम्बिशियस हैं, वो चाहते हैं कि हालात ऐसे डेवलप हो कि नवाज शरीफ की किश्ती डूबे और वो वज़ीर आज़म बन जाए, इसलिए वो सिंध से जो है वो हमेशा उनके इस तरह के रिलेशंस रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप बताएं, न्यूज़पेपर आप निकालें, पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, चौधरी निसार का क्या रोल रहा है? कुछ नहीं रोल रहा है। कहीं वो गए हैं, कहीं वो नहीं गए हैं। वो जो है अमन की जो बातें करते हैं, जो भी बातें करते हैं, कशीदगी की बातें करते हैं इस्लामाबाद से बैठकर, और बहुत दिनों के बाद उनका कोई रोल नहीं है सिवाय इसके कि वो कशीदगी करें, हालात ख़राब करें, और ये हर वक्त में उनका यही रोल रहा है। तो कोई हमारे किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हमारी अपनी है, फ़ौज हमारी अपनी है, रेंजर हमारी अपनी है, आप हमारे अपने हैं, तो नहीं है। बाकी चौधरी निसार है, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब नवाज शरीफ जेल में था तो ये बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा था,
तो कहने का मतलब है मैं तबसरा नहीं करूँगा, उनका आपस का मामला है, वो खुद ताल्लुकात खुद खराब करते हैं, इस तरह के बयानात नहीं देते। जी। देखें ये एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत हर 3 महीने के बाद हम अख्तियारात बढ़ाते हैं जो कि रूल ऑफ लॉ में है और जो पार्लियामान के तहत हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली होगा। जो पाकिस्तान के और सिंध के मफाद में होगा, अमन अमान के मफाद में होगा, जो हम करते आए फैसला वो होगा और इंशाल्लाह आवाम के फायदे में ही हम करेंगे फैसला। हम भी यही दुआ करेंगे ख्वाजा साहब, जो वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, जो सिंध और सिंध की आवाम के हक में बेहतर हो। वक्त हमारे पास चूंकि बहुत कम है, अब मैं आऊंगा सलाउद्दीन साहब की तरफ और उसके बाद आखिर में सैफ साहब की तरफ। सलाउद्दीन साहब, अब जो कि इम्कान इस बात का है जो कल मुलाकात होने जा रही है, इसका मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, आप कुछ ब्रेक थ्रू देख रहे हैं कि कोई ऐसी पॉजिटिव? देखिए, अगर तो ये मामला हम कहें कि नॉर्मल रूटीन का मामला है, तो फिर इस तरह से क़यादत का सर जोड़कर बैठना, जिसमें चेयरमैन भी हो, को चेयरमैन भी हो, सीएम सिंध भी हो, भी हो, इस बात को साबित करता है कि मामला अहम नौयत का है। तो कल कोई ब्रेक थ्रू देखते हैं फिर आप? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, सेंसिटिव मामला हो चुका है, लेकिन ब्रेक थ्रू हो जाएगा। उसकी वजह है कि आसिफ ज़रदारी साहब बहुत माहिर आदमी हैं और ज़हीन इंसान हैं। उन्होंने जब बुलाया है बिलावल को, अनवर सियाल को, वज़ीर आला को, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होशो आवाज़ से काम लेके मामले को गुफ्त शरीर से हल कर दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है और ये सिंध के मफाद में होगा। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि MQM शिकायत करती रही है रेंजर्स के खिलाफ के ज़्यादती हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी कल अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत नफीस आदमी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा जानता हूँ, मेरे साथ काबीना में मिनिस्टर भी थे वो, और मेरे बड़ा एहतराम करते हैं। तो उनका कुछ तो है, जब 2 आदमी शिकायत करने, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। अब मेरी तजवीज़ ये है कि रेंजर्स को अपने तरीक़ेकार में एहतियात से काम लेना चाहिए कि लोगों को शिकायत ना हो और उन पर उंगलियां ना उठें। दूसरी एक और चीज़ है कि पुलिस को सिंध पुलिस को रेंजर्स और आर्मी के जवानों के तहत तरबियत देनी चाहिए, ताकि उनको फिटनेस का प्रॉब्लम भी सही हो सके और उनका जो तफ्तीश का और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें भी। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल ले ले, फिर मैं बड़ी ही क्विकली जाऊंगा सैफ साहब की जानिब। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस पर बात होती है, ज़रदारी साहब माशाल्लाह वाकई आपने कहा ज़हीन आदमी है, तो कोई अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन पे ला करके इख्तियारात में तोसी हो सकती है? कोई ऐसा देख रहे हैं आप? मुझसे सवाल किया आपने? जी सलाउद्दीन साहब, आपसे जरा इसका क्विक सा आंसर दे दें अगर आप। जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। देखिए, आसिफ ज़रदारी साहब बहुत नफीस आदमी है और ज़हीन आदमी है, वो सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देंगे, संभाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है सैफ भाई, आखिर में मैं चाहूंगा आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, आपका फाइनल टेक क्या है इस सिलसिले में? देखिए अली भाई, अगर ये शराइत पर होगा तो ये नाकाम, खुदा ना खास्ता नाकाम ना जाए, ये डर है हमें, ये डर है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। हम कि सिर्फ कराची तक अगर ऑपरेशन रहेगा और एक मखसूस इलाके तक रहेगा तो फिर ये जो है ना क्रिटिसाइज ही होगा। मैं माज़रत के साथ वक्त हमारे पास बहुत कम, बात मुकम्मल नहीं कर पाए। आपका बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, हम कल दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू, नए मेहमानों के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।